Conceptual question number 8.8. Why does sound travel faster in solid than in gases? Gases की निस्बत सॉलिड्स के अंदर साउंड तेज़ी के साथ ट्रेवल क्यों करती है? सॉलिड के अंदर गैसेस की निस्बत साउंड की जो स्पीड है वो ग्रेटर क्यों होती है? हम जानते हैं कि फ्रॉम द फार्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो फार्मूला है हमारे पास इक्वेशन 1 में गिवन है। ये जो फार्मूला है इसके तहत हमारे पास v है वेलोसिटी या स्पीड, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। यहाँ पे e जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जबकि रो है वो डेंसिटी है। इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें तो जो वेलोसिटी या स्पीड है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि स्पीड जो है वो डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हायर है तो स्पीड हाई होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लो है तो स्पीड लो होगी। जबकि डेंसिटी की केस में अगर डेंसिटी हाई है तो स्पीड लो होगी, अगर डेंसिटी लो है तो स्पीड हाई होगी। इस हिसाब से हमें मालूम है कि गैसेस की निस्बत सॉलिड की जो डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी मीन्स किसी प्लेस में एटम की तादाद, सपोज इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में अगर गैस के 20 मॉलिक्यूल है तो इतनी सी जगह में सॉलिड के कम से कम 1000-2000 मॉलिक्यूल्स होंगे, हम सपोज कर रहे हैं। सॉलिड के अंदर किसी गिवन वॉल्यूम में एटम की तादाद बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। डेंसिटी तो सॉलिड की बहुत हाई है गैस से, इस हिसाब से तो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमने एक फैक्टर को नहीं देखना होता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उन सब का हमने ख्याल रखना है। फार्मूले के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आ रहा है जो कि स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें मालूम है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। गैस की निस्बत सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है गिवन स्पेस में एटम की तादाद बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैस। जब गिवन स्पेस में एटम की तादाद सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी के लिहाज से सॉलिड के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डोमिनेट करता है डेंसिटी पर। बेशक डेंसिटी हाई है, लेकिन डेंसिटी के लिहाज से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई है, जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डोमिनेट करेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के मुताबिक साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर फास्टर ट्रेवल करेंगी, यानी कि साउंड की जो स्पीड है सॉलिड के अंदर मच ग्रेटर होगी एज कंपेयर इन गैसेस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.9. Why does the speed of sound wave in a gas changes with temperature? साउंड वेव की जो स्पीड है या साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के चेंजेस के साथ चेंज क्यों होती है? हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो स्पीड भी कम होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.10. इज इट पॉसिबल फॉर टू एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली टू वन अनदर इवन इफ दे रिमूव देयर हेलमेट्स? दो एस्ट्रोनॉट्स जो है, दो खलाबाज है, खला के अंदर गए हुए हैं या स्पेस के अंदर गए हुए हैं, वो दोनों हालांकि एक ही स्पेसशिप के अंदर है, क्या वो एक दूसरे से डायरेक्टली टॉक कर सकेंगे, एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकेंगे? अगर वो अपने हेलमेट को उतार भी दें, क्या एक की आवाज़ दूसरा सुन सकेंगे? वेव्स के हमारे पास दो टाइप्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल मीडियम ना भी हो तो वो ट्रेवल कर सकती है, बट मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। मटेरियल मीडियम मीन्स सॉलिड, गैस, लिक्विड। साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है। हम पढ़ चुके हैं साउंड जो है
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है या कंप्रेशनल वेव्स है, कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप है। सो अगर साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसका मतलब क्या है, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव का एक टाइप है। सो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, क्योंकि स्पेस के अंदर मटेरियल मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना गैस है, ना लिक्विड है। इसलिए बेशक एस्ट्रोनॉट्स जो है वो अपने हेलमेट को उतार भी दें, तब भी वो अगर बातें करेंगे तो एक दूसरे की आवाज़ वो लोग नहीं सुनेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है वो कैसे टॉक करते हैं, तो वो रेडियो लिंक के जरिए टॉक करते हैं, यानी कि दो एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस के अंदर जो साइंटिस्ट है वो एक दूसरे के साथ रेडियो लिंक के जरिए बातचीत करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.11, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसीज एट विच अ टेस्ट ट्यूब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रिजोनेट्स व्हेन यू ब्लो अक्रॉस इट्स लिप्स। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे ज़रा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब की जो लंबाई है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। सो सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू रखा 10⁻², सेंटी प्रीफिक्स है। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये क्लोज आर्गन पाइप की तरह एक्ट करता है, जैसे कि एक एंड ओपन होता है, एक एंड क्लोज होता है। क्लोज आर्गन पाइप का जो फार्मूला है वो हमने लगाना है, इसको हमने रेजोनेट करना है। अभी देखो ये खाली है तो इसके अंदर एयर होगी। ट्यूनिंग फोक को आपने रबर प्लेट से टकराना है, टकरा कर आपने ओपन एंड है यहाँ पे रखना है, जितना हो सके करीब रखना है, लेकिन टच नहीं करना है। तो ट्यूनिंग फोक की जो आवाज़ की वजह से यहाँ पर रिजोनेंस क्रिएट होगी, यानी कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर रिजोनेंस क्रिएट होगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रिजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो हमने रिजोनेट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड। लेप्लास करेक्शन के अंदर हम ये प्रूफ कर चुके हैं। लेंथ, इस टेस्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो हमारे पास कैपिटल है इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर। फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड करनी है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक हमने फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो क्लोज आर्गन पाइप के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है वो ऑड इंटीजर के तहत वैल्यू बढ़ती है, तो उसका हमने ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोज आर्गन पाइप का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर, एज वी नाउ दैट Fn is equal to n into V upon 4L, where n is equal to 1, 3, 5, etc. फर्स्ट ऑफ ऑल हम F1 फाइंड करेंगे when n is equal to 1, then F1 is equal to 1 V upon 4L। 1 तो खत्म हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L। F1 इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 332 डिवाइड बाय 4। लेंथ भी हमारे पास गिवन है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये -2 पर नोमिनेटर में जाके +2 हो जाएगा। 332 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 332 मल्टीप्लाई बाय 100, नोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है 33200 डिवाइड बाय 4 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ये वैल्यूज आ रही है 60। F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 553 हर्ट्ज। पॉइंट के बाद 33 आ रहे हैं, उसको हमने ड्रॉप कर दिए है, राउंड ऑफ कर दिए। अब हम सेकेंड वैल्यू लेंगे। नाउ फॉर F2
ये जो क्लोज आर्गन पाइप के लिए जो नंबर ऑफ इंटीजर है वो ऑड इंटीजर में बढ़ता है, इसलिए हम n की जगह हम सेकेंड हार्मोनिक के लिए हम 3 रखेंगे। F2 इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर देखो V अपॉन 4L किसके बराबर है, F1 के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो F2 इज इक्वल टू 3F1, F2 इज इक्वल टू 3, F1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 553, 553 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 3, ये वैल्यूज आ रही है 1659 हर्ट्ज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।